इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती है? जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही ले लीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वर्नर थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म, इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट नेम्स को देखकर सुनकर आपको डर लगता है? क्या आप सभी के साथ ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो ये वन शॉट आपके लिए है। ओके, सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बॉन्ड विद श्री। आई एम शिल्पी श्रीवास्तव। So in this video we are going to discuss about coordination compounds। ये यूनिट क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में 7 मार्क्स की पूछी जाती है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में 7 मार्क्स कंफर्म कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं? तो जब आप NaCl की बात करते हैं, बेटा NaCl में सोडियम Na एंड Cl के बीच आयनिक बॉन्ड है। ओके, सो वी कैन से ये आयनिक कंपाउंड है। अगर मैं लिखती हूँ CH4 विच मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, सो वी कैन से ये कोवेलेंट कंपाउंड है। राइट, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं विच मीन्स ऐसी कोई टू स्पीशीज हैं जिनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू स्पीशीज के बीच में बनता है। सपोज मैंने आपसे कहा ए एंड बी, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो एक स्पीशीज कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन रिच और अनदर स्पीशीज इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बेचारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। बेटा इसका मीनिंग क्या है? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर सकता। इन दिस केस बी एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगी, जिसको हम इस तरह से वन साइडेड एरो से शो करते हैं। ओके, और वी कैन से वन साइडेड इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग। वन साइडेड इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग कौन करता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज करती है। सो सच काइंड ऑफ बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन देम। ओके, जैसे मान लीजिए बी एटम है, इनके दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी एटम को बिलोंग करते हैं। ओके, सो लेट अस टेक वन एग्जांपल हियर। जैसे मैंने आपसे कहा अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन एटम इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। राइट, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर एक H पॉजिटिव आयन है। H पॉजिटिव आयन का मतलब इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन था, वो भी चला गया। राइट, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ओके, अब ये दोनों क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं आपस में, H H H। अब ये जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोन पेयर किसके हैं बेटा? ये नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं। These two, this one is, इसको हम कहेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर जो आपको दिखाई दे रहा है ये नाइट्रोजन का है, और हाइड्रोजन की जो डेफिशिएंसी थी इसको हमने यहाँ पर लिख दिया ओवरऑल प्लस। ओके, तो ये क्या बन गया? NH4 प्लस। NH4 प्लस में N और H के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये तीनों बॉन्ड कैसे है बेटा? ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, खुद के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करती है। ओके, और वन साइडेड इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग होती है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, नाउ अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी स्पीशीज जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हम इनके बारे में स्टडी क्यों कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है? ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमारे ना डेली लाइफ में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे आसपास, बहुत सारी प्लेसेस होती है जहां पर हम इन स्पीशीज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो बेसिक सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए इट इज मस्ट। ओके, सो क्लोरोफिल एक्चुअली एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स है जो मैग्नीशियम मेटल का है। मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल है। ओके, तो मैग्नीशियम का ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ओके, अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B12 की अगर हम बात करते हैं तो ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन, विटामिन B12 में कोबाल्ट एंड क्लोरोफिल में आता है मैग्नीशियम। इनका कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको हम।
ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ही हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे आपने NaCl देखा, बहुत इजी है, NaCl आपने बना दिया, तो इनका कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है, तो पहले इनको कॉम्प्लेक्स स्पीशीज भी बोला जाता था, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोला जाता था। ओके, नाउ अगर हम किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो बना कैसे, देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया K4FeCN6, K4FeCN6। अब बेटा इस K4FeCN6 में ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा है, इसमें यहाँ पर एक मेटल है, मेटल क्या है, आयरन, और इसके साथ में लीगेंड जुड़ा हुआ है। अब लीगेंड क्या होता है, मेटल क्या होता है, हम आगे समझेंगे। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बना है, एक स्पीशीज यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन या फिर स्पेक्टेटर आयन। यहाँ पर मेटल है और यहाँ पर लिगेंड है। अगर यहाँ पर Cl2 टाइम समथिंग होता तो हम उसको आयनाइजेशन स्फीयर बोलते, समझे, और इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये सब हम आगे समझेंगे। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जिन्होंने बात की थी वो आते हैं वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नाम तो देखकर आपको डर लगता ही है, बट डरने की जरूरत नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, अंकल ने क्या सोचा, कैसे किया और क्या अप्लाई कर रहे हैं, ये हम आगे सीखेंगे। इस थ्योरी को हम अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस के बेसिस पर समझेंगे, बट डरने की जरूरत नहीं है, नेम से वर्नर्स थ्योरी, ठीक है, इजी है। अल्फ्रेड वर्नर, अंकल ने क्या किया, अल्फ्रेड वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था। ओके, इसके पहले भी कुछ कंसेप्ट थे, बस एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया था। क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, कैसे समझेंगे, अंकल ने, हम एक काम करते हैं, ये अंकल ने क्या किया, अंकल कहते हैं कि हम ना COCl3 अब इसी के साथ में अमोनिया ले लिया, अब अमोनिया लिया, अब हमने AgNO3 के साथ में रिएक्शन कर, ओके, इन्होंने सीरीज ऑफ स्पीशीज का फॉर्मेशन किया था। कैसे किया था ये समझते हैं, COCl3 NH3 और AgNO3 को मिक्स किया। देखिए यहाँ पर समझेंगे क्या लिखा हुआ है, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट, यानी कि COCl3 के इन्होंने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। अब उसमें इन्होंने क्या पाया कि जो AgCl है, AgCl का प्रेसिपिटेशन जो है, कभी कभी 2 मोल्स बन रहे हैं, कभी 3 मोल्स बन रहे हैं, कभी 1 मोल बन रहा है सोल्यूशन में, जबकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि सबके सेम मोल्स बने। ठीक है, तो अगर हमने COCl3 लिया NH3 के साथ में, ठीक है, COCl3 जब हम NH3 के साथ में लेते हैं और इसमें हम AgNO3 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 6 मोल्स ले, ठीक है, 6 AgNO। अब हुआ क्या है, AgCl का जो प्रेसिपिटेशन है होना क्या चाहिए, 3Cl, राइट, तो इसके बेसिस पर 3AgCl का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट केस में हम, अच्छा यहाँ पर कलर्स भी मिलते हैं, है ना, तो कलर्स आपको भी एनसीईआरटी की बुक से दिखाऊंगी। तो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेशन हो गया, राइट, ये फर्स्ट केस था। अब सेकेंड केस में अंकल कहते हैं कि अगर हमने अमोनिया के मोल्स को कम कर दिया, जैसे मान लीजिए COCl3.5NH3 प्लस अब हमने इसमें AgNO3 को ऐड किया, फिर जब आप ऐसा कर रहे हैं, अमोनिया के मोल्स को कम किया, तो ऐसे केस में फिर से AgCl निकलने चाहिए थे 3 मोल्स, बट ऐसा नहीं हुआ। इस केस में AgCl के 2 मोल्स प्रेसिपिटेट हुए। जब हमने फिर से Cl को कम नहीं किया, ओके, फिर हमने अगेन अमोनिया के मोल्स को 4 मोल्स बना दिया। ऐसे केस में जब हमने AgNO3 ऐड किया, तो क्या हो रहा है बेटा, AgNO3 के ऐड करने के बाद में यहाँ होना चाहिए था फिर से AgCl के 3 मोल्स, बट 3 मोल्स ना होकर 1 मोल ऑफ AgCl रिलीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया के मोल्स को कम करने से AgCl के मोल्स पर इफेक्ट हुआ। अंकल ने अपना माइंड यूज किया, अंकल कहते हैं कि जब मैं अमोनिया के मोल्स को चेंज कर रहा हूँ, अमोनिया के मोल्स को चेंज करने से ऐसा क्या हो रहा होगा कि AgCl के मोल्स चेंज हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर Cl का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है, Cl है, करेक्ट, यहाँ पर भी Cl है। इसका मतलब ये बोलते हैं कि जो तीनों Cl हैं, ये तीनों के तीनों Cl सेम टाइप के नहीं है, ये Cl कुछ डिफरेंट टाइप के Cl है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अंकल ने बताया कि जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, इसमें 2 टाइप की स्पीशीज होती है और 2 टाइप की वैलेंसीज हो सकती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। कैसी वैलेंसी हो सकती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप की वैलेंसी हो सकती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, प्राइमरी वैलेंसी you can say and secondary वैलेंसी, राइट।
ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्नर एक्सप्लेन कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेटल टू टाइप की वैलेंसी शो कर सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। आयनाइजेबल का मीनिंग क्या होता है? आयंस में ब्रेक होना, ओके। और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी हमें ऑक्सीडेशन नंबर की, अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, सेकेंडरी वैलेंसी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की इंफॉर्मेशन, ओके। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर Fe4FeCN6, Fe4FeCN6, तो सेंट्रल मेटल आयरन से कितने साइनाइड, व्हिच मींस मोनोडेंटेड लिगेंड साइनाइड कितने अटैच्ड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ओके। बिकॉज ऑफ दिस पोटेशियम एंड साइनाइड आयंस, आयरन के ऊपर क्या चार्ज है? फॉर सिंगल आयरन एटम हमने यहाँ पर लिख दिया x, और वन साइनाइड इट इज -1 into 6 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर +4 तो मैंने यहाँ पर लिया +4, चार्ज नहीं है तो हम राइटिंग हियर 0, ओके। व्हाट इज द चार्ज हियर? x इज इक्वल टू प्लस का 2, +2 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन दिस केस, ओके। प्राइमरी वैलेंसी हमें ऑक्सीडेशन नंबर की इंफॉर्मेशन देती है, राइट। अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की इंफॉर्मेशन, ओके। तो जो आपने यहाँ पर आयंस लिखी, एक्चुअल में COCl3 6 जो है, तीनों के तीनों Cl सेम है, which means ये तीनों Cl कुछ इस टाइप से हैं। मैं यहाँ पर क्योंकि तीनों Cl कैसे हैं? सेम टाइप के हैं, बट वो NH3 होल 6 हमने लिख दिया, ये हमारे ब्रैकेट में आ गया, और बाहर हमने लिख दिया Cl3, बिकॉज यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है, एक्सप्लेनेशन दिया था, ओके। सेकेंड केस में अगर हम लिखते हैं CO, अब यहाँ पर क्योंकि 5NH3 को जैसे आपने ऐड किया, 5NH3 के साथ में AgNO3 को ऐड किया, ये तीनों के तीनों Cl सेम टाइप के नहीं है। रीजन इज कि हमें यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहा है, विच मीन्स 2 Cl तो ऐसे हैं जो आयनाइजेबल है, लेकिन एक Cl आयनाइजेबल नहीं है, ओके। तो जो आयनाइजेबल नहीं है उसे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा, then NH3 whole 5 and then Cl, okay, and then Cl, right। अब यहाँ पर कितने Cl आएंगे? 2 Cl आ रहे हैं, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ AgCl बन रहा है, राइट। ये दोनों Cl कैसे हैं? आयनाइजेबल, और ये वाला Cl कैसा है? नॉन आयनाइजेबल, ओके। विच मीन्स ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी वाले सेकेंडरी वाले। थर्ड केस में देखिएगा, COCl3, अब 4 अमोनिया के मोल्स जैसे आपने लिए, ओनली 1 मोल ऑफ AgCl मिला, विच मीन्स CO, अब ये जो 1 मोल है ये ब्रैकेट के बाहर, तो NH3 होल 4 10 Cl, एक ही Cl कैसा आयनाइज, तो Cl अंदर है, और समझेंगे हम कितना सारा समझा दिया, कुछ समझ क्या? थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हमने किया क्या किया अंकल, COCl3 6 मोल्स ऑफ NH3 है, इनकी रिएक्शन AgNO3 के साथ जब हम करवाते हैं, फर्स्ट केस में हमें 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहे हैं, इसका मतलब है ये तीनों के तीनों Cl कैसे हैं? आयनाइजेबल है। अंकल ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, वर्णन ने क्या कहा कि ये जो Cl3 है ये कुछ इस टाइप के होंगे, कॉम्प्लेक्स के बाहर, क्योंकि आयनाइजेबल, ओके। नाउ सेकेंड केस में अगर हम इसी का सेकेंड एग्जांपल देखें, जब हमने अमोनिया का नंबर कम कर दिया, COCl3.5NH3, अब इसमें हमने जैसे ही AgNO3 को ऐड किया, यहाँ पर हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलते हैं। 2 मोल्स ऑफ AgCl के मिलने का मतलब क्या है? यहाँ पर 2 Cl ऐसे हैं जो आयनाइजेबल है, ओके। तो जो आयनाइजेबल होते हैं उनको हम कहाँ लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। पर और लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा? आपने लिखा CO, एक Cl अंदर ही रहेगा, बाकी के NH3 होल 5, अब 2 Cl हमने कहाँ लिख दिए? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। द रीजन इज क्योंकि हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl, ओके। थर्ड केस में जब हम बात करते हैं COCl3 और Cl3, अब हमने अमोनिया के मोल्स और भी कम कर दिए 4, फिर हमने AgNO3 ऐड किया, यहाँ पर हमें ओनली 1 मोल ऑफ Cl, 1 मोल ऑफ Cl, यहाँ हम क्या लिखेंगे? OCl NH3 होल, और यहाँ पर एक Cl क्यों? तो
मॉलिक्यूल मिल रहा है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ठीक है। तो इस थ्योरी से हमें क्या समझ आया कि ये जो सीएल है तीनों के तीनों सीएल सेम टाइप के नहीं है, कुछ सीएल डिफरेंट है, की वजह से हमें प्रेसिपिटेशन मिल रहा है या प्रेसिपिटेट मिल रहा है AgCl का, और कुछ सीएल ऐसे हैं जिनकी वजह से प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है जो ब्रैकेट के अंदर ही है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल की दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है जो हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है जो कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। तो मेटल के ऊपर जो चार्ज आया है लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद में और इस पोटेशियम की वजह से जो चार्ज इस मेटल के ऊपर आया दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस मेटल। ओके, तो कहता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्राइमरी वैलेंसी की वजह से है, राइट। और अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेंट्रल एटम को कितने लिगेंड्स ने घेरा हुआ है, ओके, तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मैंने आपसे कहा एक मेटल बीच में है, इसके आसपास कितने लिगेंड्स है, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कितने लिगेंड्स ने सेंट्रल मेटल को घेरा हुआ है दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, तो अब हम एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। हमने ये पढ़ा है कि जो वर्नर की थ्योरी है, वर्नर अंकल ने क्या किया, वर्नर ने COCl3 का यूज किया, ठीक है, COCl3 और अमोनिया दोनों को लिया। अब इसके बाद में इन्होंने इसमें AgNO3 को ऐड किया, ठीक है। जब इन्होंने ऐसा किया तो ऐसा करने के बाद में कुछ ऑब्जर्वेशन थे। क्या ऑब्जर्वेशन किए थे कि फर्स्ट केस में इनको AgCl के 3 मोल्स मिले विद डिफरेंट कलर, अभी कलर आपको बताती हूँ मैं। देन फर्स्ट केस में 3 मोल्स मिल रहे हैं, सेकेंड केस में इन्होंने अमोनिया का नंबर कम कर दिया, Cl को डिस्टर्ब नहीं किया। अगर अमोनिया के 5 मोल्स ले लिए, यहाँ पर 5NH3 ले लिए बेटा, तो ऐसे केस में Cl3 का नंबर सेम है, होना क्या चाहिए था 3 मोल्स ऑफ AgCl मिलने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसे केस में इनको 2 मोल्स ऑफ AgCl मिले। थर्ड केस में इन्होंने अमोनिया के मोल्स को फिर से कम कर दिया, 4 मोल्स ले लिए। ऐसे केस में इनको AgCl के 1 मोल मिले। ओके, ऐसा इस टाइप के मोल्स मिलने पर रिजल्ट के बाद में वर्नर ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप की वैलेंसीज हो सकती हैं। मतलब जो Cl है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो प्राइमरी वैलेंसी शो कर सकते हैं, एक सेकेंडरी वैलेंसी शो कर सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है, आयोनाइजेबल, मतलब कुछ Cl ऐसे हैं जो आयोनाइज हो सकते हैं, कुछ Cl ऐसे हैं जो आयोनाइज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार कलर देख लीजिएगा, कलर कैसा है बेटो, जब 1 COCl3 के साथ 6 मोल्स ऑफ अमोनिया ली तो येलो कलर मिल गया, 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल गया। अगर हमने COCl3 के साथ 5 मोल्स लिए तो पर्पल कलर मिला, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिले। अगर 4 मोल्स लिए तो ग्रीन कलर मिल रहा है, और नेक्स्ट केस में हमें फिर से वॉयलेट कलर मिल रहा है। ओके, तो इसके बेसिस पर उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि कोई भी मेटल जो है यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, इसमें मेटल की 2 टाइप की वैलेंसीज हो सकती हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी हमको क्या बताता है बेटा, प्राइमरी वैलेंसी हमको ऑक्सीडेशन नंबर बताता है और प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है और नॉन आयनाइजेबल होती है। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर के यहाँ से देख लीजिएगा, जब हमने 1 मोल लिया, किस चीज का 1 मोल ले रहे हैं हम, COCl3 6NH3, येलो कलर हमको यहाँ पर येलो कलर है, ये क्या दे रहा है 3 मोल्स ऑफ AgCl। 1 मोल लिया बट अमोनिया का नंबर कम कर दिया, मोल्स कम कर दिया, ऐसे केस में 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहा है। जब हमने CaCl3 और 4 मोल्स ऑफ अमोनिया लिए, ऐसे केस में 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, यहाँ पर भी 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर हम कंडक्टिविटी के बेसिस पर देखते हैं सोल्यूशन कंडक्टिविटी, तो अगर हमें रेशियो समझना है तो आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि कॉम्प्लेक्स कुछ इस टाइप का होगा जिसमें CONH3, जो मैंने वहां पर राइट हैंड साइड पर लिखा था अभी, इसमें 3Cl मैंने ऐसा कुछ लिखा था, राइट। तो अब हम इसको अगर आयनिक फॉर्म में लिखते हैं तो बेटो ये कैसा होगा, CONH3 होल 6। अब यहाँ पर क्योंकि 3Cl तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, बट ये 3Cl नेगेटिव की वजह से यहाँ पर आ जाएगा +3। ओके, सेकेंड केस में अगर मेरे पास यहाँ पर एक Cl और अमोनिया के मोल्स हैं 5, ठीक है, 5 मोल्स है, तो ऐसे केस में बाहर कितने Cl आ जाएंगे 2, और यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो +2 आएगा। इन 2 Cl नेगेटिव की वजह से इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 का चार्ज आएगा। ओके, तो अगर हम रेशियो देखते हैं
तो ये रेशियो कैसा हो गया 1:3। ये क्या है, ये 1:3, ये 1 मोल है, यहाँ पर 3 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है। ऐसे ही इस केस में कितना हो गया 1:1, 1:1, यहाँ पर 1:1। ये मोल समझ रहे हैं आप किस चीज के मोल्स हैं, इन आयंस के। यहाँ पर देखोगे, एक बार और देखो, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 मोल है। ये कितना है 3 मोल, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। ऐसे ही नेक्स्ट केस में यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल। ओके, तो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो आ गया। ओके, नाउ अगर हम इसको देखते हैं तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दो टाइप की वैलेंसी शो करता है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया इस स्ट्रक्चर से। तो देखिएगा CuCl3 6NH3 है, तो यहाँ पर क्योंकि 3 मोल्स मिल रहे थे, ऐसे केस में ये 1 2 3 इन तीनों Cl की वजह से हमें 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल गए, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स को कुछ इस टाइप का बनाते हैं। ये Cl ब्रैकेट के बाहर। ओके, सेकेंड केस में देखिएगा फिर से CuCl3 बट 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो ये अंकल कहते हैं कि यहाँ पर दो Cl तो एक जैसे टाइप के हैं, बट एक Cl जो है वो डिफरेंट है। मतलब दो Cl ऐसे हैं जो आयनाइज हो जाएंगे, बट 1 Cl ऐसा है जो आयनाइज नहीं। केस में यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो बॉन्ड है इसके पास प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बन रही है। ओके, यहाँ पर ये कैसा आयनाइजेबल, तो हमने इसकी वजह से इन दोनों Cl की वजह से यहाँ पर लिखा है 2Cl, यानी कि Cl2 बाहर ब्रैकेट के बाहर, तो 2 मोल्स ऑफ AgCl बन जाते हैं। अगर हम थर्ड केस में देखेंगे तो यहाँ पर ये Cl देखने में तीनों सेम लग रहे हैं, बट तीनों सेम नहीं है। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देखते हैं, तो जो Cl, ये वाला Cl, दिस Cl इज आयनाइजेबल, और ये दोनों Cl कैसे हैं, नॉन आयनाइजेबल है, जिसकी वजह से हमें 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। ओके, समझ आया। नाउ फोर्थ केस में देखो, तीनों के तीनों Cl कैसे हैं, नॉन आयनाइजेबल, तो तीनों के तीनों Cl यहाँ पर AgCl नहीं बना रहे हैं। ओके, तो वी कैन से यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ओके, अब आपसे एक बार और थोड़ा सा समझेंगे लास्ट पॉइंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, जो भी आयंस और ग्रुप्स यहाँ पर अरेंज हो रहे हैं सेंट्रल एटम के आसपास, वो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, विच मीन्स दे हैव सम पर्टिकुलर ज्योमेट्री। जैसे मान लीजिए 4 एटम्स अरेंज होते थे, आपको याद है आपने एक थ्योरी पढ़ी थी लास्ट ईयर, इस थ्योरी में आपने कुछ अरेंजमेंट सीखे थे VSEPR थ्योरी में। ठीक है, तो वहां पर भी हमने एक सेंट्रल एटम होता है, इसके आसपास एटम्स अरेंज होते हैं, बट इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर भी जब सेंट्रल एटम के आसपास स्पीशीज हैं, तो ये स्पीशीज स्पेशल अरेंजमेंट शो करेंगी। जैसा कुछ स्पीशीज टेट्राहेड्रल हो सकती हैं, कुछ ट्राइगोनल, कुछ हो सकते हैं स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, या फिर स्क्वायर बायपिरामिडल। तो यहाँ पर स्पीशीज का अरेंजमेंट है सेंट्रल एटम के आसपास, इसको हम कहते हैं स्पेशल अरेंजमेंट। तो इनकी कुछ ज्योमेट्रीज होती हैं। ओके, तो कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्री शो करते हैं। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है बेटा, यहाँ पर देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद aqueous solution assign secondary valencies to metal in the following compounds। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब आपको ये बताना है कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होंगी। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा PdCl2 और अमोनिया। अब अमोनिया के 4 मोल्स यहाँ पर लिए हुए हैं, बट मोल्स ऑफ AgCl कितने प्रेसिपिटेट हो रहे हैं विद एक्सेस ऑफ AgNO3। कितने प्रेसिपिटेट हो रहे हैं बेटा, 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। समझ गए बात। अगर 2 मोल्स प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, विच मीन्स ये दोनों के दोनों Cl कहाँ होंगे, कॉम्प्लेक्स के बाहर होंगे। जो कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है। तो मैंने लिख दिया कुछ इस टाइप से, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको ऐसा लिख दिया 2Cl नेगेटिव, इसकी वजह से यहाँ पर प्लस का चार्ज। समझ गए बात। अब हमें बताना है कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो। थोड़ा सा साइज स्मॉल कर देते हैं सो दैट आप दोनों देख पाए। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है बेटा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है कि सेंट्रल मेटल कितने लीगेंड से गिरा हुआ है। ये सेंट्रल मेटल है, ये मेटल कितने अमोनिया से गिरा हुआ है बताओ, 4। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटू, 4। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया, 4। इन दोनों Cl को हम काउंट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ AgCl बन रहा है, राइट। नेक्स्ट केस में आपसे कहा कि NiCl2 NiCl2.6H2 वो है, लेकिन यहाँ पर भी 2 मोल्स ऑफ AgCl बन रहे हैं। अब 2 मोल्स AgCl के बन रहे हैं, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि दोनों के दोनों Cl कॉम्प्लेक्स के बाहर होंगे। ओके, तो मैंने लिख दिया कुछ इस तरह। ठीक है, ये दोनों Cl कहाँ पर है बेटा, कॉम्प्लेक्स के बाहर है।
राइट। अब बताइए सेकेंडरी वैलेंसी, निकल को कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ? 6। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 6। समझ आया? थर्ड केस में देखिएगा, PtCl4 2HCl, इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेशन हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर 4 Cl ये है और 2 Cl ये है, विच मीन्स टोटल 6 हो गया इसका आंसर। कितनी वैलेंसी है सेकेंडरी वैलेंसी? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। ओके, नेक्स्ट केस में देखिएगा, COCl3 डॉट 4NH3 डॉट 4NH3। अब यहाँ पर जो AgCl का प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो एक ही मोल है, 1 मोल है। अब 1 मोल का मतलब क्या हुआ? यहां से आपने एक Cl को कॉम्प्लेक्स के बाहर कर दिया, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने Cl रह गए बेटा? 2 Cl। ठीक है, अब आपने कॉम्प्लेक्स के बाहर कितने Cl किए हैं? ओनली 1। द रीजन इज कि एक ही Cl प्रेसिपिटेट हो रहा है। ओके, नाउ बताओ सेंट्रल एटम कोबाल्ट को कितने एटम्स ने घेरा? ये 2 Cl प्लस 4 अमोनिया। आंसर कितना हो गया? 6। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी का आंसर क्या हो गया बेटा? 6। समझ आया? सेंट्रल एटम को कितना एटम्स ने घेरा हुआ है? 2 Cl एंड 4 अमोनिया, विच मीन्स 6। ओके, लास्ट केस में देखिएगा, लास्ट केस में कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा, विच मीन्स PtCl2 2NH3 है। तो ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होगा बेटा, PtCl2 डॉट NH3 ट्वाइस। अब आपको ये बताना है फोर ट्वाइस, नॉट फोर, टू है। ठीक है, अब आपको ये बताना है पीटी को कितने लिगेंड्स ने घेरा हुआ है? तो 2 Cl एंड 2 अमोनिया, विच मीन्स यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू 4 हो गई। ओके, तो एक सेंट्रल एटम को कितने लिगेंड्स ने घेरा हुआ है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी। समझ आया? तो इस तरह से हम वर्नर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्नर थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया क्या? अब जब वर्नर थ्योरी की बात हो गई, इसके बाद में कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये बिल्कुल डबल सॉल्ट जैसे हैं। ठीक है, डबल सॉल्ट जैसे हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आया, डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? जैसे 2 और मोर सॉल्ट्स मिलते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये एडिशन कंपाउंड्स हैं। और कैसे होता है? ये स्टेबल होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन जैसे ही इनको वाटर में डालते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलम, पोटेश एलम आपने देखा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होता है डॉट 24H2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज कार्मेलाइट, इसको भी हम डबल सॉल्ट बोलते हैं, KCl MgCl2 डॉट 6H2। Then next one is Mohr salt. This formula is very important for your viva also, बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि टाइट्रेशन में ये हम यूज करते हैं मोहर सॉल्ट को। दैट इज द रीजन आपको वाइवा बेस्ड क्वेश्चन में भी इसका यूज होता है। तो आपको मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला भी आना चाहिए। ये सबके सब कैसे हैं? डबल सॉल्ट है। बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या आया कि जब हम किसी डबल सॉल्ट की बात करते हैं, जैसे ही हमने इन्हें वाटर में ऐड किया तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं। बट कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पानी में डालने के बाद डिसोसिएट पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने K4FeCN6 लिखा, K4FeCN6 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन जैसे हमने इसे वाटर में डाला, ये डिसोसिएट कैसे होगा बेटा? ये तो हम लिख देंगे 4K प्लस प्लस FeCN6। अब यहाँ पर इसकी वजह से माइनस का चार्ज आ गया, बट ये जो स्पीशीज है, ये जो स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये फिर से डिसोसिएट नहीं होगा, ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, बट हम डबल सॉल्ट की बात करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है जैसे हम इसे पानी में डालते हैं। इसकी आइडेंटिटी जो है ये लूज कर देते हैं, जो भी आयन है इनकी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि डिसोसिएट नहीं हो रहा तो इस आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। अगर हम डबल सॉल्ट की बात करें तो मेटल आयंस की एक नॉर्मल वैलेंसी होती है, बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या होता है? मेटल आयंस कितने अपोजिटली चार्ज आयन से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से घिरे हुए हैं, ये डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मोहर सॉल्ट, पोटेश एलम और कार्मेलाइट इसका एग्जाम्पल है। बट अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में K4FeCN6 CN होल 6, या फिर आप करेंगे हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन B12, ये सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। ओके, तो डबल सॉल्ट कैसे होते हैं? नॉर्मल आयनिक कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हैं सॉल्यूशन में वाटर के साथ, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसा शो नहीं करते, स्पेशल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? तो आपसे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में या कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंस पूछता है।
ठीक है, वर्नर्स थ्योरी पूछता है। वर्नर्स थ्योरी के अलावा आपसे बोर्ड एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमने अभी सॉल्व किए हैं। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्रेसिपिटेशन इतना हो रहा है, या फिर आपसे थ्योरी बेस्ड जो आपने अभी पोस्टुलेट्स पढ़े थे, ये एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हैं, यहां से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, सो टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले हम सीखेंगे कि मेटल क्या होता है और लीगेंड क्या होता है। ठीक है, वर्नर की थ्योरी के बाद में हमें ये समझ आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होता क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज मेटल बेटा, या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, और इसको हम सेंट्रल मेटल आयन भी कहते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा, जब हम किसी मेटल की बात करते हैं तो मेटल कैसी स्पीशीज होती है, जो लीगेंड से घिरी होती है। ओके, मेटल लीगेंड से घिरी हुई स्पीशीज है। यहाँ पर एन नंबर ऑफ लीगेंड्स हो सकते हैं। मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, स्पेशली यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो वी कैन से वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे तो वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं, या फिर शेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर फिलिंग कर सकते हैं, राइट। अगर हम लिगेंड्स की बात करें तो लिगेंड्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और वी कैन से लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज, लोन पेयर कंटेनिंग, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज हो सकते हैं। ठीक है, मेटल न्यूट्रल भी हो सकते हैं और आयनिक भी हो सकते हैं ना, न्यूट्रल भी स्पीशीज हो सकती है। अब आयंस कब आते हैं, चार्ज कब आता है मेटल्स पर, वो भी आगे सिखाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग होते हैं, और इसके अलावा वी कैन से कि एनायनिक भी हो सकते हैं लिगेंड। ठीक है, लोन पेयर कंटेनिंग एनायनिक लिगेंड हो सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड हो सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड हो सकते हैं। ओके, तो हम किसी भी जब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मेटल और लिगेंड से मिलकर बनता है। मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको हम लुईस का एसिड भी बोलते हैं, लुईस का एसिड। ओके, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो इनको हम लुईस के बेसिस भी बोलते हैं। ओके, लुईस बेसिस। ओके, नाउ मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की हम बात करेंगे। और लिगेंड्स कैसे हो सकते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग हो सकते हैं, लिगेंड अनायनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं। ओके, तो हमें यहाँ से क्या समझ आ गया कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल और लिगेंड से मिलकर बनता है। मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब लोन पेयर कंटेनिंग हो सकता है, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज होते हैं। मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, मेटल को हम लुईस के एसिड्स कहते हैं और लिगेंड्स को हम लुईस के बेसिस कहते हैं। ओके, अब लिगेंड्स की अगर हम मेटल की बात करें तो Fe2 पॉजिटिव आयन, Cu3 पॉजिटिव आयन, ये सब कैसे हैं, मेटल्स है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल्स है। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिनके ऊपर +3 +2 ये चार्ज है, तो डेफिशिएंसी होगी इनके पास। अगर नहीं भी होता तो वेकेंट ऑर्बिटल्स तो मेटल्स के पास होते ही हैं। ओके, अगर हम लिगेंड्स की बात करें तो लिगेंड्स किस टाइप के हो सकते हैं बेटा, ये एबल टू सी दिस, तो लिगेंड्स के जो टाइप्स हैं वो कितने हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, और वी कैन से एनायनिक, और पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं बेटा, जिन पर पॉजिटिव चार्ज है बट फिर भी वो अपने लोन पेयर को शेयर करते हैं। ओके, तो जो न्यूट्रल लिगेंड्स है उसमें एग्जांपल्स है वाटर, वाटर के पास क्या है बेटा, लोन पेयर है, तो हम कहेंगे न्यूट्रल लिगेंड है ये। ठीक है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज है, NO न्यूट्रल लिगेंड है। अगर हम नेगेटिव लिगेंड्स की बात करें तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब कैसे हैं, नेगेटिव लिगेंड्स है। ओके, पॉजिटिव लिगेंड्स की बात करें तो NO+, NO2+। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी। बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, बट यहाँ पर डोनर साइट की बात चल रही है, तो यहाँ पर कुछ लिगेंड कुछ केसेस में डोनर साइट्स अवेलेबल होती है, मतलब दो एटम में से एक एटम के पास लोन पेयर होगा जिसकी वजह से वो मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है। ओके, अब यहाँ पर लिगेंड्स को हमने डेंसिटी के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, डेंसिटी का मतलब होता है डोनर साइट्स। तो किसी एक लिगेंड के पास अगर मैं आपसे कहती हूँ वाटर, तो वाटर के पास में, अच्छा मैम यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, वाटर के पास में तो 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन एटम के पास। ओके, तो ये तो
2 डोनर साइट्स पॉसिबल हो गई। ठीक है, अभी के लिए ये समझेंगे अमोनिया है, अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है, तो ये कैसा हो गया, यूनिडेंटेड लिगेंड हो गया। वाटर भी 2 लोन पेयर होने के बाद में, क्योंकि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, तो एक ही लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाता है, राइट। दूसरा लोन पेयर बैक साइड पर है, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर होने के बाद भी ओनली 1 लोन पेयर ही शेयर करता है। सो वी कैन से वाटर इज यूनिडेंटेड, अमोनिया इज यूनिडेंटेड लिगेंड। एक लिगेंड कितने लोन पेयर्स को शो कर शेयर कर रहा है, दैट इज द डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी के बेसिस पर हमने लिगेंड की को भी क्लासिफाई किया, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं हम। जिसने एक लोन पेयर को शेयर किया है वो यूनिडेंटेड। तो अमोनिया, वाटर, सीओ, सीएल, ये सब कैसे हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं। अगर हम बाइडेंटेड लिगेंड की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइलिन डायमीन बोलते हैं हम इसको, या फिर 1,2 इथेन डायमीन। ओके, तो इथाइलिन डायमीन क्या होता है बेटा, CH2 CH2, अब इसी के साथ में NH2 जुड़ा हुआ है, NH2, हाँ नॉट एबल टू सी, NH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक और NH2 जुड़ा हुआ है। तो बेटा इसके पास 2 डोनर साइट है, देखिएगा ध्यान से, आर यू एबल टू सी दिस। यहाँ पर इस केस में क्योंकि 2 डोनर साइट्स अवेलेबल है, तो इसको हम कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, अगर किसी केस में 2 से ज्यादा डोनर साइट्स अवेलेबल होती है तो हम उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, यानी कि एक 2 से ज्यादा। तो हम यहाँ पर इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, बोर्ड एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसको हम हेक्साडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं, EDTA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन। ओके, पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं क्योंकि 6 साइट्स होती हैं इसके पास। नेक्स्ट इज एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास डिफरेंट एटम्स होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल NO2 नेगेटिव, अब यहाँ पर 2 डोनर साइट है बेटा, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के साथ भी लोन पेयर की शेयरिंग कर सकता है। ओके, तो इसको हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। SCN, यहाँ पर S और ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है बॉन्डिंग में, नाइट्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ONO नेगेटिव यानी कि NO2 नेगेटिव, इसमें ये नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, तो इनको हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। ओके, नेक्स्ट वन इज आयनाइजेशन स्फीयर। तो जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मान लीजिए ये आपका कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के बाहर फॉर एग्जांपल SO4 2 नेगेटिव, इट कॉन्स्टिट्यूट्स आयनाइजेशन स्फीयर। तो इसकी वजह से हम क्या कहेंगे, ये आयनाइजेशन स्फीयर बनाता है। ओके, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के बाहर जो स्पीशीज है ये क्या बना रही है, आयनाइजेशन स्फीयर। ओके, नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो बेटा जब हम लिखते हैं K4FeCN6, K4FeCN6, ये हमने पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स लिख दिया। तो सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, ये पूरा का पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट वन इज चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स आयन। किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज कैसे आ रहा है, तो ये हम यहाँ से समझेंगे, देखिएगा। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 4, K4, तो ये जो 4 पोटेशियम है इनकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस का चार्ज है। सपोज यहाँ पर SO4 होता, SO4 की वजह से इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 का चार्ज आएगा, राइट। तो ये जो आयंस हैं ये आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स के चार्ज के लिए। ओके, तो अगर हम बात करते हैं चार्ज कैरीड बाय द कॉम्प्लेक्स आयंस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस कैरीड बाय सेंट्रल मेटल आयन एंड द टोटल लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसे आ रहा है, जो भी सेंट्रल मेटल आयन है या फिर लिगेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर किया है। ओके, जिसकी वजह से हम ऑक्सीडेशन नंबर को भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज है। किसके ऊपर चार्ज है, जब सारे लिगेंड्स को अगर आप रिमूव कर देते हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आपने पहले शेयर किया था उनको आप रिमूव कर देते हो, तो जो चार्ज बचता है सेंट्रल एटम के पास में उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। इसी को हम रोमन नंबर में भी लिखते हैं, रोमन लेटर में लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल CuCN4 3 नेगेटिव। अब मैंने अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हो जाएगा बेटा इसका, कॉपर के केस में X, और सिंगल साइनाइड इट इज -1, तो -4 इज इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ पर जो आपका चार्ज आएगा इट इज -3 प्लस का 4। तो यहाँ पर कॉपर का जो चार्ज है वो +1 आ गया। ओके, इस +1 को हम कैसे लिखते हैं, रोमन फॉर्म में लिखते हैं, रोमन
लेटर्स में लिखते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, Cu इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वन इज होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। बहुत इजी है, सिंपल है, ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम सेम टाइप के लिगेंड से घिरा हुआ है। फॉर एग्जांपल CONH3 O6 3 पॉजिटिव, सारे के सारे लिगेंड्स क्या है, अमोनिया है। ठीक है, तो जब भी सेम लिगेंड्स होंगे तो इसको हम कहते हैं होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अगर मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंट लिगेंड से जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल CONH3O4 Cl2, अब इसके ऊपर जो भी चार्ज है वट, तो यहाँ पर टू टाइप के लिगेंड्स है। ठीक है, टू टाइप के लिगेंड्स क्या हो गए, एक तो अमोनिया हो गया, सेकंड इज क्लोराइड हो गया। ओके, Cl ग्रुप हो गया। तो ऐसे केस में हम इसको कहते हैं हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर का जो चार्ज है वो +1 आ गया। ओके, इस +1 को हम कैसे लिखते हैं, रोमन फॉर्म में लिखते हैं, रोमन लेटर्स में लिखते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, Cu इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वन इज होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। बहुत इजी है, सिंपल है, ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम सेम टाइप के लिगेंड से घिरा हुआ है। फॉर एग्जांपल CONH3 O6 3 पॉजिटिव, सारे के सारे लिगेंड क्या है, अमोनिया है। ठीक है, तो जब भी सेम लिगेंड्स होंगे तो इसको हम कहते हैं होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अगर मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंट लिगेंड से जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल CONH3O4 Cl2, अब इसके ऊपर जो भी चार्ज है वो टाइप, तो यहाँ पर टू टाइप के लिगेंड्स है। ठीक है, टू टाइप के लिगेंड्स क्या हो गए, एक तो अमोनिया हो गया, सेकंड इज क्लोराइड हो गया। ओके, Cl ग्रुप हो गया। तो ऐसे केस में हम इसको कहते हैं हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। इतने सारे न्यू न्यू टर्मिनोलॉजीज को देखकर आपको डर तो नहीं लग रहा है। हमने सबसे पहले पढ़ा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, विच मींस मेटल और लिगेंड से मिलने वाला ये जो कॉम्प्लेक्स है या फिर कॉम्प्लेक्स आयन है, इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, राइट। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल और लिगेंड दोनों हैं। तो मेटल को हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है। तो वेकेंट ऑर्बिटल्स होने की वजह से लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल को प्रोवाइड करता है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल के साथ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसी को हम लुईस का एसिड भी बोलते हैं। लिगेंड कैसे होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज होते हैं, राइट। क्योंकि इनके पास लोन पेयर है तो ये अपने लोन पेयर को शेयर करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ। ओके, लिगेंड को हम लुईस का बेस भी बोलते हैं। लिगेंड पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव टाइप के हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। तीनों ही केसेस में ये अपने लोन पेयर शेयर करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मेटल के साथ। ओके, लिगेंड के अगर हम टाइप देखें ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक लिगेंड ने अपने कितने लोन पेयर मेटल के साथ शेयर करे। सपोज एक लिगेंड अपना वन ही लोन पेयर शेयर कर रहा है तो इसको हम यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट कहते हैं। यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट का एग्जाम्पल जो है वो है अमोनिया और वाटर। अमोनिया, वाटर, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये सब के सब एग्जाम्पल्स मोनोडेंटेट यूनिडेंटेट लिगेंड के हैं। अगर हम बाइडेंटेट की बात करते हैं तो इथेन, इथेन 1,2 डायमीन या EN आपकी बुक्स में लिखा मिलेगा EN, ये कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है। इसी तरह से ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट। टेट्राडेंटेट लिगेंड में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयंस। कभी कभी इसका स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जाता है, तो ये सभी क्वेश्चन 1 1 मार्क में एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट इज होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक का मतलब क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल के साथ सभी सेम टाइप के लिगेंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl है तो सारे के सारे Cl है, साइनाइड है तो सभी साइनाइड है, अमोनिया है तो सारे के सारे अमोनिया है। तो इनको हम कहते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब मेटल के साथ सेम टाइप के लिगेंड्स है। हेटेरोलिप्टिक का मतलब क्या होता है, मेटल के साथ जब एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स होते हैं उनको हम हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है या फिर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखने के लिए कहता है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर, तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है किसी भी मेटल का, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा K4FeCN6, राइट। अब मुझे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है आयरन का, मेटल का। ओके, तो मैं क्या करूंगी, फॉर सिंगल पोटेशियम इट इज +1। हमने रिडॉक्स रिएक्शन में जो सीखा था सेम टू सेम यहाँ पर भी अप्लाई करना है, डिफरेंस नहीं है। एक पोटेशियम के लिए मैंने +1 दिया इंटू 4 प्लस आयरन के लिए मैं लिखती हूँ X
1 साइनाइड के लिए -1, कितने साइनाइड है यहाँ पर 6 इंटू 6। यहाँ कोई चार्ज दिख रहा है कि आपको? नहीं है, तो लिख दिया 0। ओके, विच मीन्स x इज इक्वल टू +2। तो इस केस में आयरन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +2। ना अगर हमें यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, सेंट्रल मेटल क्या है? निकल। तो मुझे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। हम लिखेंगे फॉर निकल इट इज x प्लस एक अमोनिया के लिए हम लेते हैं 0, क्योंकि कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है, इसका चार्ज है 0, अमोनिया का चार्ज है 0। तो 0 इंटू 6 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 है तो हमने लिख दिया +2। तो x इज इक्वल टू +2। निकल का चार्ज क्या हो गया या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया इस केस में? +2। ओके, नेक्स्ट आयरन के साथ में ऑक्सिलेट आयन है बेटा C2O4। C2O4 का मतलब है, C2O4 2 नेगेटिव होता है एक्चुअली। हम इसको ऐसा कुछ लिखते हैं बेटा, ये देखिएगा, दिस इज ऑक्सिलेट आयन। ओके, कितना चार्ज है इस पर? ये -1 -1। ओके, नाउ अब मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? सिंगल आयरन के लिए मैंने ले लिया x प्लस एक ऑक्सिलेट आयन का चार्ज है -2। हाउ मेनी ऑक्सिलेट आयंस वी हैव? 3। ओके, सो इनटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर चार्ज कितना है बेटा? -3। ओके, सॉल्व करेंगे, कितना हो गया? -3 x इज इक्वल टू +3। तो इस केस में आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, नाउ Ni। अब यहाँ पर एक बात सीखिएगा, जब भी हम CO स्मॉल o लिखते हैं, विच मीन्स ये सेंट्रल मेटल है, और जब भी हम इसको बीच में या बाद में लिखते हैं मेटल के, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? लीगेंड है बेटा यहाँ पर। ओके, नाउ अगर मुझे इस निकल के साथ में 4 कार्बोनाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, कैसा है ये? होमोलिप्टिक है ना, होमोलिप्टिक लिगेंड। अब हर कार्बोनाइल के लिए हम 0 लिखते हैं, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0, ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। तो 0 इंटू 4 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब 0 ले लिया, तो निकल का चार्ज कितना हो गया? 0। ओके, अगर हम नेक्स्ट केस में देखें, यहाँ पर देखिएगा CuCl4 3 नेगेटिव। अगर मुझे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? फॉर सिंगल कॉपर मैंने ले लिया x प्लस एक साइनाइड के लिए -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -3। ओके, तो x -4 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +1। ओके, ऐसे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे जो हमने रिडॉक्स रिएक्शंस में किया था। बट यहाँ पर आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि कार्बोनाइल है, न्यूट्रल है, 0 लेंगे इसकी वैल्यू, अमोनिया की वैल्यू 0 लेते हैं, वाटर की वैल्यू 0 लेते हैं, इन सबको हम 0 कंसिडर करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। ओके, देन इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि साइनाइड, बेटा साइनाइड के लिए -1 चार्ज, ब्रोमाइड के लिए, क्लोराइड के लिए, इन सब के लिए -1 चार्ज होता है। ओके, अगर हमें ऑक्सलेट आयंस दिए हुए हैं तो -2, कार्बोनेट आयंस के लिए -2, नाइट्रेट के लिए NO3। ओके, तो इस तरह से हम चार्ज के बेसिस पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। नाउ अब आपको थोड़ा सा ध्यान से जो आपने पढ़ा है इसको आपने लर्न कर लिया। अब जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, आई नो कि थियोरेटिकल है, बट थियोरेटिकल के साथ साथ डरना नहीं है। देखते से ही सुनते से ही डर जाओगे तो IUPAC नहीं कर पाओगे। IUPAC इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस ओके यूनिट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपसे नॉमेनक्लेचर की बात करूँ, तो देखिएगा बेटा, जो बेसिक रूल्स हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है NaCl, NaCl, तो मैं इसका नेम कैसे लिखती हूँ? मैं पहले कैटायन का नेम लिखती हूँ, फिर मैं एनायन का नेम लिखती हूँ, करेक्ट है? ऐसे ही अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो कुछ बेसिक रूल्स को हम फॉलो करेंगे। इसके अलावा लिगेंड्स के लिए, कुछ एंटिटीज के लिए पर्टिकुलर रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे और IUPAC लिखेंगे। ओके, अब मुझे NaCl लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? सोडियम। सोडियम क्या है? कैटायन। फिर मैं लिखूंगी क्लोराइड, करेक्ट? ऐसे ही किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम पहले कैटायन का नेम लिखते हैं, फिर एनायन का नेम लिखेंगे। बात समझ आई कि पहले हम कैटायन का नेम लिखेंगे,
फिर एनाइन का नेम लिखेंगे। ये बात समझते हैं? कैसी भी एंटिटी हो, पॉजिटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स, देखो बेटा कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ पर प्लस का चार्ज भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज भी हो सकता है। कैसा भी कॉम्प्लेक्स हो, पहले आपको कैटायन का नेम लिखना है, फिर आप एनायन का नेम लिखेंगे। ठीक है, ये आगे समझाती हूँ कैसे। अब अगर आपके पास लीगेंड्स है, तो लीगेंड्स को आपने क्या किया, यहाँ पर मेटल है, मेटल के साथ में लीगेंड है, तो आपने लीगेंड का नेम पहले लिखेंगे, लीगेंड का नेम लिखने के बाद में आप मेटल का नेम लिखते हैं। अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं, ठीक है, सारे के सारे लिगेंड सेम, पहले आप सुनते जाइएगा, फिर हम अप्लाई करेंगे तो आपको अपने आप सॉल्व करना आ जाएगा या फिर नेम लिखना आ जाएगा, डोंट वरी। पर आप पहले सुनिए मैं बोल क्या रही हूँ। सबसे पहले हम कैटायन का नेम लिखते हैं, फिर एनायन का लिखते हैं, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या है बेटा, कि जब हम लिगेंड का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, अगर लिगेंड एक से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल CN6 ऐसा है, CN3, CN4, CN6 ऐसा है, तो आप क्या लिखोगे, बाय ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, आप इनका यूज करोगे, सारे के सारे लिगेंड सेम है, तो इस केस में आप बाय ट्राई टेट्रा हेक्सा पेंटा ऐसे यूज करोगे। बट अगर एक से ज्यादा लिगेंड है, फॉर एग्जाम्पल Cl भी है और Cn भी है, ऐसे केस में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे, Br भी है, Cl भी है, Cn भी है, इन सभी केस में से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको लिखोगे और बाद में अदर्स को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, तो आपने क्या सीख लिया, कैटायन का पहले नेम लिखना है, नॉमेनक्लेचर में कैटायन का नेम पहले लिखेंगे। लीगेंड्स में अगर एक से ज्यादा सेम लीगेंड्स है, सिमिलर लीगेंड्स है, तो बाय ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा करके लिखेंगे। अगर लीगेंड डिफरेंट है, 2 टाइप के, 3 टाइप के, 4 टाइप के लीगेंड्स है, तो सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज कर देंगे और अकॉर्डिंगली नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, जब भी एनायनिक लिगेंड होगा, बेटा एनायनिक का मतलब क्या होता है, मैंने लिखा Cl नेगेटिव, कैसा है ये, क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, इसमें बाद में हम लगाते हैं O। ओके, अगर मुझे लिखना है Cn, तो हम लिखते हैं साइनो। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड्स हैं तो इनमें नेम के आगे क्या लगा देंगे, O। लेकिन अगर न्यूट्रल और कैटायनिक लिगेंड्स हैं, तो एक्सेप्ट एक्वा एंड अमीन, कार्बोनाइल ग्रुप्स, नाइट्रोसिल ग्रुप्स, इनको हम कैसे लिखेंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स को, कैटायनिक लिगेंड्स को नॉर्मली, ठीक है, इनके आगे ओ नहीं लगाएंगे। जैसे अमीन, तो अमीन इसको हम AMMINE लिखते हैं, हेक्सा, एक्वा, AQUA एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, कार्बोनाइल को हम कैसे लिखते हैं, कार्बोनाइल। नाइट्रोसिल ग्रुप, नाइट्रोसिल का मतलब क्या होता है, NO ग्रुप, तो हम इसको लिखते हैं नाइट्रोसिल। ठीक है, तो हमको क्या बात समझ आ गई, सबसे पहले हमें कैटायन का नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, कैटायन को पहले लिखेंगे, एनायन को बाद में लिखेंगे। लिगेंड्स अगर सारे के सारे सेम आए, तो हम इन सभी लिगेंड्स के आगे डाई ट्राई ट्राई पेंटा हेक्सा करके लिख देंगे। ओके, अगर लिगेंड डिफरेंट है, सपोज एक एक्वा है मतलब वाटर, NH3 है, कार्बोनाइल ग्रुप है, Br ग्रुप है, ऐसे केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जब भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, जैसे क्लोरो, Cl नेगेटिव, साइनो ग्रुप, इन सभी लिगेंड्स के नेम के आगे O लगा देते हैं और बाकी एक्वा, AMMINE अमाइन ग्रुप को एज इट इज लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कि जब भी आप कैटायन का नेम लिख रहे हैं, इस कैटायन के नेम के आगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, वो भी रोमन फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई एक आयरन, आयरन मैंने कहा Fe2 पॉजिटिव स्टेट में है, तो मैंने इसका नेम लिख दिया आयरन, और इस आयरन के आगे स्क्वायर नॉर्मल ब्रैकेट में सेकेंड लिख देंगे, रोमन फॉर्म में लिखना है। ओके, आफ्टर दिस ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना आता ही है। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, कोई टेंशन नहीं है, मेटल का नेम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, कैसे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, जैसे मैंने आपसे कहा कैटायनिक का मीनिंग क्या होता है, देखो ऐसे समझो, मैंने लिखा COCl2 EN4 ट्वाइस Cl। अब एक बात समझिएगा, ये जो Cl राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, इस Cl की वजह से, खुद नेगेटिव एंटिटी है, इस Cl की वजह से कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट, सपोज मैंने लिखा K3CrC2O4O3। अब आप एक बात समझिएगा, जब भी ब्रैकेट के पहले कोई मेटल लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस मेटल की वजह से, इस स्पीशीज की वजह से
कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में टू पॉसिबिलिटीज हैं, कॉम्प्लेक्स के राइट हैंड साइड और कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ। जैसे मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो क्लोरो ग्रुप आ गया, इस क्लोरो की वजह से इस कॉम्प्लेक्स पर प्लस का चार्ज आएगा क्योंकि क्लोरो नेगेटिव होता है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, क्योंकि ये पॉजिटिव एंटिटी है, इस पॉजिटिव एंटिटी की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बात समझ आए कैसे? अगर मैंने लिखा COCl EN और ट्वाइस Cl, ये अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा था, जब इसका नॉमेनक्लेचर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो मैं इसको लेती हूँ -1, इथेन 1,2 डायमीन के लिए हम क्या लेते हैं 0, है ना, इसके लिए मैंने लिखा 2 into 0। बट यहाँ पर देखिएगा जब ये -1 है तो मैंने यहाँ पर -1 लिख दिया, करेक्ट है। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है इज इक्वल टू 0, अगर मैं इस -1 को यहाँ पर ले जाती तो ये कैसा हो जाता +1। तो माइनस की यानी कि नेगेटिव एंटिटी जो राइट हैंड साइड पर लगी होती है इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स पर प्लस का चार्ज आता है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पर जो एंटिटी होती है ये, ठीक है, ये कैटायनिक स्पीशीज, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव का चार्ज आता है, ठीक है। अगर ऐसी स्पीशीज है तो कॉम्प्लेक्स प्लस है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे केस में मेटल को एज इट इज लिखेंगे, जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टी लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। बट जब भी यहाँ पर कोई मेटल है इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आए, तो कहने का मतलब है अगर जो हमारी एंटिटी है इसको हम कह रहे हैं एंटिटी, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आए किसकी वजह से आएगा, यहाँ पर कोई प्रेजेंट पॉजिटिव स्पीशीज की वजह से। तो ये कैसा हो गया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का जो भी नेम होगा उसमें 8 लगा देंगे। सपोज ये क्रोमियम है तो इसके नेम के आगे क्या लग जाएगा, क्रोमेट, ठीक है, समझ गए बात। अगर ये क्रोमियम है तो हम क्या लगा देंगे, क्रोमेट। चलो इसका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं, K3Cr C2O4 4 थ्राइस, इसके बाद मैं लिखती हूँ डन। नाउ अब इसको हम लिखेंगे पोटेशियम, कोई नंबर नहीं लिखते बेटा, जो भी आगे या पीछे होता है कॉम्प्लेक्स के, इनके आगे बाय ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लिखते हैं। पोटेशियम है तो पोटेशियम एज इट इज लिखते हैं पोटेशियम, ठीक है। अब सबसे पहले आपने इसका नॉमेनक्लेचर दिया, कैटायनिक स्पीशीज है, फिर बाद में हम इसको पूरे को एनायनिक मानते हैं, तो कैटायन का नेम फर्स्ट, एनायन का नेम बाद में। तो मैंने पहले कैटायन का नेम लिख दिया, डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लिखेंगे, कितने भी टाइम्स उसको एज इट इज लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पर क्योंकि लिगेंड का नाम कहाँ पहले लिखते हैं, मेटल का नेम बाद में लिखते हैं, तो मैंने लिखा ट्राई ट्राई। अब क्योंकि ये कैसा ग्रुप है C2O4 2 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। अब ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, पोटेशियम की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हम उसको कहेंगे क्रोमी क्रोमेट, ठीक है। क्रोमेट लिखने के बाद आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लीजिए, +3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस का 3, तो मैंने लिख दिया थर्ड 3, है ना। थर्ड रोमन नंबर में बना देंगे आयन, आप चाहे तो आयन लिखिए, नहीं भी लिखते हैं इट इज ओके, ठीक है, समझ आया। तो आपने कैसे लिख दिया, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेटो क्रोमेट थर्ड, ओके। अब सपोज मुझे लिखना है CrNH3 होल थ्राइस, क्या लिखना है, CrNH3 होल थ्राइस H2O3 Cl, ठीक है। अब मुझे इसका नॉमेनक्लेचर करना, ये बात समझिएगा कि ये वाली जो पूरी एंटिटी है इसको तो मैंने पॉजिटिव मान लिया और जो बाद में है उसको मैं नेगेटिव कहूंगी, ठीक है। ये पूरा कैसा हो गया, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पहले मुझे इसका नॉमेनक्लेचर लिखना पड़ेगा, बाद में मैं क्लोराइड लिखूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिगेंड में देखिएगा ये कैसा है AMMINE और ये कैसा है AQUO, दोनों का aqua, दोनों का नॉमेनक्लेचर ए से स्टार्ट होता है, करेक्ट। बट यहाँ पर एम पहले आ रहा है, क्यू बाद में आता है, अल्फाबेटिकली अगर आप देखते हैं तो एम पहले आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, ट्राई अमीन और अमाइन, ट्राइमाइन, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा। अब यहाँ पर क्रोमियम, ठीक है, ट्राई एक्वा क्रोमियम, आपने लिख दिया क्रोमियम,
और इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज 3 और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ओके, तो आपने नॉमेनक्लेचर कैसे करा, ट्राइमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, एक बार हम कुछ बेसिक से सीखते हैं। ठीक है, डोंट वरी। क्या करेंगे, आपने एक इजी सा क्वेश्चन लेंगे। कौन सा क्वेश्चन लेंगे, सबसे पहले इसको ले लीजिए। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, K3Cr C2O4 3। ठीक है, आपने ले लिया। अच्छा, ये टफ लग रहा है आपको, इससे भी इजी लेते हैं पहले हम, इससे भी एक इजी क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेंगे, K4Fe CN6, ये लेते हैं। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं, इस क्वेश्चन को लेते हैं। ये कैसी एंटिटी है, पॉजिटिव है, और ये वाली एंटिटी कैसी है, नेगेटिव। तो पहले कैटायन का नेम लिखते हैं, तो मैंने कैटायन का नेम लिख दिया पोटेशियम। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्योंकि मेटल और लिगेंड दोनों हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो पहले हम किसका नेम लिखेंगे, लिगेंड का, बाद में हम किसका नेम लिखते हैं, मेटल का। कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पर, 6। तो 6 के 6 सेम लिगेंड्स को मैंने लिख दिया हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। यहाँ तक समझ आ गया। अब जैसे ही आपने इसका नोमेनक्लेचर किया, क्या बचा लास्ट में, आयरन। ठीक है, हमने लिखा क्योंकि ये नेगेटिव, इस पोटेशियम की वजह से कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ऐसे केस में फेरेट, फेरेट। ठीक है, K4 हम 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, सेकंड। ओके, ये हो गया इजी सा आपका नंबर। नाउ अब हम ये वाला क्वेश्चन फिर से सॉल्व करेंगे, देखिएगा। क्योंकि पोटेशियम, जब भी इस ब्रैकेट के आगे कुछ लिखा हो समझ जाइएगा ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब आपने इसका नेम एज इट इज लिख दिया। जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, करना क्या है, सेंट्रल मेटल के नेम के आगे 8 लगा देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, सेंट्रल मेटल के नेम के आगे 8 लगा देना, इतना टफ नहीं है। जो भी यहाँ पर मेटल है इसके नेम के आगे 8 लगा दो। अगर यहाँ पर कुछ होता, Cl होता सपोज, तो आप डायरेक्टली क्रोमियम लिखते, बस इतनी सी बात। कॉम्प्लेक्स के पहले कुछ है तो सेंट्रल मेटल के नेम के आगे 8 लगाना है। कॉम्प्लेक्स के बाद में कुछ है, सेंट्रल मेटल को एज इट इज लिख देना है, क्रोमियम को क्रोमियम लिख देना है। ठीक है, अब मैंने लिखा ट्राई, ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, लेटो। अब क्रोमियम को हम लिखेंगे क्रोमेट, क्रोमेट। क्योंकि इसका कितना होता है, -2, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, +3 + H, तो कितना आ गया चार्ज, 3। ठीक है, पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो, क्रोमियम, क्रोमेट 3। समझ आया। नेक्स्ट। अच्छा, अब हमें इसमें ये याद रखना है कि जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे, आयरन को आप लिखोगे फेरिट, गोल्ड को आप लिखोगे ऑरिट, सिल्वर को आप लिखोगे आर्जेंटेट। ठीक है, क्रोमियम को लिखोगे क्रोमेट, कॉपर को लिखोगे क्यूप्रेट, एसएन को लिखोगे स्टेनेट। सबके नेम के आगे 8 लगा देना है। कब, जब कॉम्प्लेक्स के पहले कोई स्पीशीज होगी। फॉर एग्जांपल Na3, Na4, Na2, K2, K3, K4, जब भी ये वाली स्पीशीज होती है, ये स्पीशीज यहाँ कॉम्प्लेक्स के पहले कुछ भी होगा, इस मेटल के नेम के आगे 8 लगा देना। ठीक है, इतना ही करना है। रिवाइज करोगे, टफ लग रहा है, टफ लग रहा है क्या, हाँ, एक बार रिवाइज कर। ओके, क्या करना है, सबसे पहले ये आपका कॉम्प्लेक्स है, किसके साथ अटैच्ड है, मेटल और लिगेंड के साथ। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स ऐसा है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, तो आप ऐसे केस में लिगेंड का नेम लिखोगे, जो भी नंबर लिगेंड का नेम लिखोगे, फिर मेटल का नेम लिख दोगे और इसके आगे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दोगे मेटल। इजी है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर के पोटेशियम के लिख दिया मैंने, मेटल है, यहाँ पर कोई लिगेंड है, ऐसे केस में बिकॉज ऑफ दिस ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, तो मेटल के नेम के आगे 8 लगा देना। ठीक है, पहले इसका नाम लिखना, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल के नेम के आगे 8 लगाकर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ना थर्ड केस में आप ये लिखिए, मेटल के साथ अगर लिगेंड है और यहाँ पर हमें कोई स्पीशीज दी हुई है सपोज, अच्छा इसको ट्राई बाय ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लिखना है, इसको एज इट इज पोटेशियम लिखना है। यहाँ पर जो भी नंबर, इसको हमें क्लोराइड ही लिखना है।
यहाँ पर अगर Cl होता तो हम लिखते क्लोराइडो, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है तो हम इसको कहते हैं क्लोराइड। ठीक है, नंबर नहीं लिखेंगे डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं, नंबर किसका लिखते हैं, ओनली लिगेंड का लिखते हैं। ठीक है, ऐसे केस में आप इस मेटल को एज इट इज लिख देना, एज इट इज, कोई चेंज एट वेट लगाने की जरूरत नहीं है। लिगेंड का नेम लिखेंगे, मेटल का नेम लिखेंगे, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और स्टेट लिखने के बाद में क्लोराइड लिख देना, बस इतना करना है। मैम कितना सारा पढ़ लिया, टफ लग रहा है, टफ नहीं है, ध्यान से सुनो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। ठीक है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो जो भी क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को एक बार देख लो, इनकी प्रैक्टिस कर लो, हो गया, इतना टफ नहीं है। ओके, नाउ अब सपोज मुझे इसका नेम लिखना है, मुझे क्या लिखना है, PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2। ठीक है, अगर हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है तो हम कैसे करते हैं बेटा, इसके नोमेनक्लेचर के लिए हम कैसे करेंगे बेटो, सबसे पहले क्योंकि मेटल, मेटल क्या है, प्लेटिनियम। अच्छा, इसके पहले कॉम्प्लेक्स के पहले या फिर कॉम्प्लेक्स के बाद में कोई भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ना तो कॉम्प्लेक्स के पहले कोई, ना कॉम्प्लेक्स के बाद में कोई। जब भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, सारे के सारे लिगेंड्स का नेम लिखो, मेटल का नेम लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। अब इन सभी में आपको फॉलो क्या करना है, अमाइन। ठीक है, ये कैसा है, क्लोराइडो, क्लोराइडो, ये कैसा है, नाइट्राइड। ठीक है, आपने इन तीनों का नेम लिख दिया। ये कैसा है, अमीन ग्रुप है, ये क्लोराइड, क्लोराइडो, क्लोराइड, जब ये अंदर होगा तो क्लोराइडो, बाहर होगा तो क्लोराइड। ओके, अब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब चाहे तो इसका चार्ज निकाल लीजिएगा, मेटल का चार्ज निकाल लेते हैं। अमीन ग्रुप जो है ना ये न्यूट्रल, तो हमने कुछ नहीं किया, 0 कर दिया, -1, -1 एक क्लोरीन Cl ग्रुप के लिए। ठीक है, इस ग्रुप के लिए हम क्या लिखते हैं, फिर से -1, विच मीन्स यहाँ तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो आपने क्या लिखा, x + 2 = 0। I'm so sorry, it's not +2, -2। मैम हम भी यही मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, आपको नहीं करनी है। ठीक है ना, अब मुझे नॉमेनक्लेचर लिखना है, ए पहले आता है तो मैं अमीन लिख दूं, कितनी बार है अमीन, 2 टाइम। ओके, जब 2 टाइम्स है तो मैं क्या लिखूंगी, डाई अमीन, फर्स्ट लेटर कैपिटल डाई अमीन। ठीक है, अब क्लोरो कितनी बार है, एक ही बार है, तो यहाँ पर मोनो लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, क्लोराइडो, राइट। अब नाइट्रो ग्रुप जो है N से अटैच्ड है, N से अटैच्ड है का मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्या है, प्लैटिनियम, तो प्लैटिनियम को आप एज इट इज लिखिए, जैसा दिया हुआ है बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, प्लैटिनियम, प्लैटिनियम। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 2, तो हमने लिखा 2। ओके, समझ आया, तो हमने लिखा डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो प्लैटिनम एंड प्लैटिनम। ओके, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, विजिबल कर लेंगे। सेकेंड केस में K3 को हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे, सेलेक्ट किया, डन, अब नहीं होगा कुछ काम। ओके, ना ये आपने सॉल्व कर लिया, ये आपने सॉल्व कर लिया, देन थर्ड वन, थर्ड वन में क्या करना है, COCl2EnCl, बहुत इजी है। सबसे पहले कलर चेंज कर देते हैं, ये देखो बेटा, ये जब भी पीछे आएगा इसको लास्ट में क्या लिखोगे, क्लोराइडो, कोई टेंशन नहीं है। अब क्योंकि ये पीछे आया इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स सुपर चार्ज कैसा हो गया, प्लस। अगर कोई एंटिटी राइट हैंड साइड पर पीछे है तो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज प्लस हो जाता है, एंटिटी कॉम्प्लेक्स के पहले इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो जाता है, बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पर EN, इथेन 1,2 डायमीन बोलते हैं हम इसको, और जब भी इथेन 1,2 डायमीन है, ऑलरेडी इसके अंदर डायमीन आर है, तो हम ऐसे केसेस में बिस ट्रिस टेट्रा किस का यूज करते हैं, जब भी किसी एंटिटी में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा है, तो हम फिर यहाँ पर डाई इथेन 1,2 डायमीन नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे बिस,
अगर ये 3 होता तो हम लिखते ट्रिस, 4 होता तो हम लिखते टेट्राकेस। ओके, नाउ क्योंकि यहाँ पर Cl2, अब क्लोराइडो इथेन 1,2-डायअमीन या, ठीक है, इन दोनों का नेम लिखना है। चलो लिख कर देखते हैं, जैसे बना लें। ओ माय गॉड, कुछ हो रहा है क्या? लेट्स सी हियर, COCl2 EN2, ऐसा है ये कॉम्प्लेक्स, और यहाँ हमने बना दिया Cl। अब ध्यान से देखो, ये कैसा है? क्लोराइडो, लेकिन कैसा है? डाई क्लोराइड। आगे समझ, ठीक है। अब जब भी इथेन डायमीन होगा, इथेन डायमीन के केस में आप क्या करते हो? बिस, बिस करके लिखते हो। क्यों लिखते हो? क्योंकि ऑलरेडी इसके नेम में इथेन 1,2 डायअमीन, डाई ऑलरेडी आता है। जब डाई ऑलरेडी आता है ना, ऐसे केस में मैं इसको डाई नहीं लिखूंगी, यहाँ पर डाई लिखने की जगह मैं क्या लिखूंगी? ओके, डाइक्लोराइडो विथ इथेन 1,2 डायमीन, यहाँ पर लिख दिया आपने, विथ इथेन 1,2 डायमीन। इसके बाद में आप क्या करेंगे? मेटल का नेम लिखेंगे। तो मेटल क्या है? कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो कोबाल्ट का जल्दी से, कितना आ रहा है? 3 क्लोराइड। नेम क्या हो गया? कोबाल्ट 3 क्लोराइड। समझ आया? नाउ नेक्स्ट वन इज, इसके बाद वाला देखिएगा, इसके बाद वाले में क्या है? CONH3 CO3। बेटा CO3 का मतलब क्या होता है? कार्बन। ओके, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ CONH3 CO3, अब Cl, ये, ठीक है। अब करना क्या, देखो, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसकी राइट हैंड साइड पर Cl आया तो इस Cl की वजह से कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस का चार्ज, मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक है। कैटायनिक है तो मेटल के नेम में एज इट इज कोबाल्ट लिखा हो जाएगा। कोबाल्टेट कब करते हैं? जब यहाँ माइनस का साइन होता, ठीक है, बट यहाँ पर हम एज इट इज कोबाल्ट लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये कैसा ग्रुप है बेटा? ये कार्बोनेटो बोलते हैं हम इसको, कार्बोनेटो। समझ रहे? एनायनिक है लिगेंड, और वो भी CO3 है तो कार्बोनेटो, इसको हम बोलते हैं अम्लीन। न्यूट्रल है लिगेंड, राइट। अब मुझे नॉमेनक्लेचर लिखना है, इसको मैं राइट हैंड साइड पर क्लोराइड के फॉर्म में लिखूंगा, करेक्ट। तो मुझे अब नॉमेनक्लेचर लिखना, मैं कैसे लिखूंगी? पेंटा, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ओके, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो इसका, देन क्लोराइड, ठीक है। फाइंड कीजिए ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से। इसका कितना होगा? -2, दिस वन इज -1, कितना हो गया? ओके, तो इस तरह से हम इसका नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। लास्ट वन कर लेंगे। अब देखो, जो स्पीशीज आगे है, कॉम्प्लेक्स के पहले है, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा? माइनस का, सही है। कोबाल्ट के नेम के आगे कोबाल्टेट लिखेंगे, ये थायोसाइनेटो, क्या होगा ये? टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट, ओके, टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट। और Hg का मतलब क्या होता है बेटा? Hg का मतलब मरकरी होता है, तो आप ऐसे नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। और कोबाल्टेट में क्या करेंगे? आगे कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे मेटल का, ठीक है। बहुत सारा हो गया, टफ लग रहा है? टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, आप चाहे तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इजी है बहुत, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है, देखिए, CONH3O6Cl, CONH3O6Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स में देखिएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पर एंटिटी है, इस राइट हैंड साइड की एंटिटी की वजह से कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस का चार्ज है, सही है। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब जब भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, मैटर के नेम को एज इट इज लिख देते, कुछ भी चेंज नहीं करते, ओके। तो मैंने क्या किया? मैंने लिखा सबसे पहले लिगेंड, हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है, फिर हम इसका नाम, इसको हम कैसे मान लेते हैं? कैटायनिक, ये एनायनिक,
तो सबसे पहले हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है। कितनी बार आएगा? हेक्सामाइन, ठीक है, हेक्सामाइन। अब कोबाल्ट, कोबाल्ट को हम एज इट इज लिखेंगे, इसकी वजह से चार्ज आ रहा है 3। देन लास्ट में हम क्या लिखेंगे? क्लोराइड। समझ गए बात? इसके बाद हम लिखेंगे क्लोराइड। आपने लिखा हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब हर बार जरूरी नहीं है कि आपसे इसी टाइप से कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे। आपसे कभी कभी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में क्वेश्चन ना पूछकर आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर दिया जाता है और आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बेसिस पर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करेंगे, इसको यहाँ बनाते हैं। ओके, मैं ये ले जाती हूँ नीचे तो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। मुझे नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, इस नॉमेनक्लेचर का मुझे फॉर्मूला बनाना, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा मैं कर क्या। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन में आपको दिया है कोबाल्ट, ठीक है, टेट्राअमीन। टेट्राअमीन का मतलब होता है NH3 4 टाइम्स, ठीक है। कोबाल्ट मतलब CO, टेट्राअमीन मतलब 4 टाइम्स NH3, ये हमने लिख दिया। आफ्टर दिस एक्वा, एक्वा का मीनिंग क्या होता है बेटा? वाटर। ओके, नाउ क्लोराइडो मतलब Cl यहाँ पर भी है और बाहर क्लोराइड भी है, लेकिन आपके पास ओवरऑल जो चार्ज आ रहा है वो +3 का आ रहा है। रिमेंबर वन थिंग, अगर मैं इसको काउंट करती हूँ तो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर 4, 5 एंड 6, 6 हो गया, 7 नहीं बना सकते, तो हमने यहाँ पर एक Cl लिखा और बाहर 2 Cl लिख दिया। ओके, तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या बन गया? CONH3 होल 4 H2O Cl और 2 Cl बाहर। ओके, नेक्स्ट केस में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट। तो पहले तो हमें पोटेशियम चाहिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर पोटेशियम लिख दिया, ठीक है। पोटेशियम लिखने के बाद में अभी हमें नंबर नहीं पता है, ठीक। मैंने लिखा जिंकेट का मतलब है Zn, टेट्राहाइड्रोक्साइडो OH होल 4, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चार्ज चाहिए 2 का। 2 का चार्ज कब आएगा? इसका होता है -1, -1 इंटू 4 हो गए -4। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ विच मीन Zn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ जाएगा +2। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया K2ZnOH होल 4। नेक्स्ट थर्ड केस इज पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट। ऐसा आपको फॉर्मूला दिया होगा, क्या दिया है? पोटेशियम, फिर से मैंने लिख दिया पोटेशियम, मुझे नंबर नहीं पता यहाँ पर कितना आएगा। ओके, पोटेशियम। अब ट्राईऑक्सीलेटो का मीनिंग क्या होता है? एल्यूमिनियम मतलब Al लिख देते हैं, ऑक्सीलेटो का मतलब होता है ऑक्सीलेट मीन C2O4। अब ट्राई का मीनिंग क्या हो गया? C2O4 होल 5। मुझे यहाँ पर जो चार्ज लाना है एल्यूमिनियम के ऊपर वो 3 लाना है, क्योंकि ये -2 होता है एक ऑक्सीडेट का, इंटू 3 करा तो कितना हो गया बेटा? -6। मैं क्या चाहती हूँ? मुझे चाहिए, इसको फिर से समझ लो एक बार, ज्यादा परेशान नहीं होना लोग, बेटा टफ नहीं है, इजी है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। क्या किया मैंने? मुझे यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, करेक्ट है। मुझे ये नंबर नहीं पता, आई डोंट नो दिस नंबर। ओके, इसके लिए -2 चार्ज है, इंटू 3 है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने क्या लिखा? दिस वन इज +3। नंबर लिखूं कि ये 3 हो जाए। 3 कब होगा? जब मैं इसको x इज इक्वल टू +3 लूंगी, करेक्ट। तो मैंने लिख दिया K3, K3 K3Al C2O4 3। समझ गए बात? एक बार और समझ लो ध्यान से, क्या किया मैंने? हमें नहीं पता था कि ये कितना नंबर, ठीक है। क्या पता था आपको? आपको पता था पोटेशियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट, और ऑक्सीलेट का नंबर गिवन है, ट्राई ऑक्सीलेट आपको गिवन है क्वेश्चन में। ओके, क्योंकि इसका चार्ज -2 होता है, इंटू 3 इज इक्वल टू कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 है। ये Al का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे कितना चाहिए? 3। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है +1 होती है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये +3 हो जाए, ये वाली वैल्यू, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? +3 करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया K3, सो K3Al C2O4 होल 3, ऐसे बनाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देगा, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2, बेटा बिस कब लिखते हैं, इथेन 1,2 डायमीन में ऑलरेडी डाई है। ओके तो आप क्या, मैम कितने सारे क्वेश्चन हो गए, बेटा डोंट वरी, प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको टफ लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, रुक जाइए, पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद सॉल्व करके देखिए। डायरेक्ट करते जाओगे तो माइंड बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो आप क्या करो, पॉज करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, नहीं समझ आ रहा है स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या लिखना है, कोबाल्ट। सबसे पहले मैंने लिख लिया कोबाल्ट, डी वाले केस में, तो फोर्थ केस में हमने लिखा कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का जो चार्ज है वो आ रहा है 3, ठीक है, हमें क्या बनाना है, कोबाल्ट का चार्ज 3। नाउ डाइक्लोराइडो मतलब 2 टाइम्स क्लोराइड ग्रुप है कोबाल्ट के साथ में, और इथेन 1,2 डायमीन कितना है, EN कितनी बार है बेटा, 2 टाइम्स, ठीक है, ये 2 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स। चार्ज हमें कितना चाहिए, प्लस का 3 चाहिए, ये क्या हो गया, x माइनस 2 माइनस प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ऐसा क्या नंबर रखूं किसकी वजह, तो मैं यहाँ पर ऐसा क्या नंबर रखूं कि ये 3 हो जाए, कैसे हो जाएगा, x प्लस का 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू प्लस का 3। अगर मैं यहाँ पर प्लस 1 रखूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ओके तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, COCl2 En वोल्ट ट्वाइस प्लस का 1। ओके तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन रह गया, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, ये तो हमें समझ ही आ रहा है, टेट्रा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल का तो कोई चार्ज ही नहीं है, और निकल क्या है, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, कब लिखेंगे 0, जब ये ऐसा होगा, ठीक है, तो आपका कॉम्प्लेक्स बन गया टेट्रा कार्बोनाइल निकल। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के एक बार और रूल सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करने के बाद कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आप, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि हमने किया क्या। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में पहली जो स्पीशीज होती है एंटिटी, उसको हम अगर कैटायन ट्रीट करते हैं और सेकंड वाले को हम एनायन ट्रीट करते हैं। कैटायन का नॉमेनक्लेचर पहले करेंगे, एनायन का नॉमेनक्लेचर बाद में करेंगे। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स मेटल और लिगेंड का है, बहुत इजी है, सबसे पहले लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे फिर मेटल का नॉमेनक्लेचर करेंगे। मेटल के नॉमेनक्लेचर के आगे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। लिगेंड अगर एक से ज्यादा है, सेम लिगेंड, तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लिखेंगे। अगर लिगेंड डिफरेंट टाइप के हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में जो भी मेटल है इसके नेम को एज इट इज लिख देंगे कोबाल्ट। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नेम के आगे 8 लगा देंगे। लिगेंड के सभी जो भी एनायनिक लिगेंड है, जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, साइनेटो, इन सब के आगे ओ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है। जो हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, फॉर एग्जांपल अमीन, एक्वा, इनको हम एज इट इज लिखेंगे। ओके, कार्बोनाइल ग्रुप हुआ, अमीन हुआ, एक्वा हुआ, इन सबको हम एज इट इज लिखेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के आगे 8 लगाना ना भूलें, ऑरेट, अर्जेंटेट, फेरेट, प्लैटिनेट, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे सकता है एग्जाम में, और क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है, दोनों फॉर्म में आपको एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है।